आज हम अपने इस क्लास में देखेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ मेटल। मेटल के डुअल बिहेवियर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइंस्टीन ने जब 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने डिस्कवर किया था? इसको हर्ट्ज ने 1885 में डिस्कवर किया था। 1905 में आइंस्टीन ने डुअल बिहेवियर ऑफ मेटल, डुअल बिहेवियर ऑफ फोटोन के बारे में, लाइट के डुअल बिहेवियर के बारे में जब एक्सप्लेन किया, तो डी ब्रॉगली के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि अगर लाइट का डुअल बिहेवियर हो सकता है तो ऐसा तो मैटर का भी हो सकता है। मैटर के पास भी एनर्जी के कैरेक्टर हो सकते हैं और लाइट के भी और एनर्जी के कैरेक्टर हो सकते हैं। मैटर के पास एनर्जी और मैटर दोनों के कैरेक्टर हो सकते हैं। इसी को कॉन्सेप्ट में, इसी को बेस में बनाते हुए डी ब्रॉगली, एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली, इन्होंने 1924 में ऐसा बताया कि इलेक्ट्रॉन हैज ए डुअल नेचर। इलेक्ट्रॉन हैज ए डुअल नेचर। इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर होता है। कौन कौन से नेचर होते हैं? पहला होता है इलेक्ट्रॉन हैज ए वेव नेचर। वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है। और दूसरा इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स के पास पार्टिकल नेचर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के पास पार्टिकल्स नेचर होते हैं। ये दो चीजें इन्होंने बताया। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के ऐसा डी ब्रॉगली ने बताया। तो क्या बताया? अगर वेव नेचर होगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू होगा। पार्टिकल का नेचर होगा तो क्या होगा? उसकी एनर्जी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होगा। अगर एक ही पार्टिकल, एक ही सब्सटेंस दोनों शो करेगा, यानी कि इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बताए, तो 1 एंड 2 इक्वल होगा, यानी इक्वेशन एनर्जी ऑफ 1 इक्वल टू एनर्जी ऑफ 2 मीन्स क्या हो जाएगा? E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम सी स्क्वायर। और हम जानते हैं न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लैम्डा, फ्रिक्वेंसी बराबर वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, एच इंटू सी बाई लैम्डा इंटू एम इंटू सी स्क्वायर। सी ऐसे कट जाएगा और यहाँ से मिलेगा लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम इंटू सी। सी क्या है? वेलोसिटी है, तो इसको लिख सकते हैं एच अपान एम वी। एम वी को क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम, एच अपान पी। यही डी ब्रॉगली का इक्वेशन है। ठीक है, ये जो इक्वेशन यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ये जो हमारा डुअल इक्वेशन है, डुअल बिहेवियर का इक्वेशन है, ये जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके लिए अप्लाई होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने इसको HUP, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि किसी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ, पोजीशन और मोमेंटम को पी को, पोजीशन को डेल्टा एक्स और मोमेंटम को डेल्टा पी, तो पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। तो अगर पोजीशन को डिटरमाइन करने में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स हो और पोजीशन को डिटरमाइन करने में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी हो, तो ये हमेशा h अपान 2 पाई 4 पाई से ज्यादा होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से डेल्टा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल इक्वल टू h अपान 4 पाई, इसको आप याद रखना। ई वैल्यू आ जाएगा। दूसरा आपसे पूछ सकता है यहाँ पर डेल्टा एक्स मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? m इंटू डेल्टा वी। मास तो किसी का फिक्स होता है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है। h अपान 4 पाई के इक्वल या बराबर या इक्वल होता है, तो इक्वल करके ही इक्वल या ग्रेटर देन होता है। इस वैल्यू को याद रखना, यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन एटम एंड श्रोडिंगर इक्वेशन, जो श्रोडिंगर ने बताया कि H साई इक्वल टू E साई, जो H क्या है? हैमिल्टोनियन है। इसको क्या कहते हैं? हैमिल्टोनियन, आप हायर क्लास में देखेंगे हैमिल्टोनियन इसको बोला जाता है। ये क्या बताता है? किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी को। ठीक है, E क्या होता है? E भी एनर्जी को बताता है, लेकिन ये H क्या होता है? जो होता है टोटल एनर्जी क्वांटम मैकेनिकल फॉर्म में, ये इट्स जनरल फॉर्म में होता है। साई को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स या वेव फंक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म आप याद रखिए। तो हाइजेनबर्ग का जो इस बेस पर इसका सोल्यूशन दिया गया, हाइजेनबर्ग ने दिया, ये हाइड्रोजन एटम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करता था, इसके क्वांटा का, इसके स्पेक्ट्रल लाइन का, सब चीजों का। इस बेस पे इन्होंने बताया कि इन्होंने 4 क्वांटम नंबर दिए। पहला क्वांटम नंबर क्या होता है?
देखो क्वांटम नंबर आपके लेवल पर कुछ भी बहकाया जाए वो अलग बात है। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? क्वांटम नंबर हाइड्रोजन एटम सॉल्यूशन से हमें कुछ सेट ऑफ कुछ पैरामीटर्स मिलते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में। ध्यान देना, हाइजेनबर्ग के क्वांटम रिलेशनशिप से हमें फोर सेट मिलते हैं जो किसी एटम के मेन प्रॉपर्टी, सारे बड़े प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, उसको क्वांटम नंबर बोलते हैं। अगर सिंपल में बताना हो तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं? किसी एटम की कंप्लीट प्रॉपर्टी को, किसी इलेक्ट्रॉन के सारे बिहेवियर को बताने वाले नंबर को, रिप्रेजेंटेटिव नोटेशन को हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर कहते हैं। ये चार प्रकार से होते हैं। कौन कौन से फोर टाइप्स के होते हैं? पहले को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं। दूसरे को क्या बोलते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरे को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथे को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये हो गए फोर क्वांटम नंबर। हम बारी बारी से इन सारे को डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होता है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो उसके नेचर होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन के टोटल नेचर को एक्सप्लेन करने वाले कुछ पैरामीटर होते हैं जिसको क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ये चार होते हैं, मैंने अभी बताया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको एन से दिखाते हैं, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से दिखाते हैं, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से दिखाते हैं और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर एस से दिखाते हैं। ठीक है, अब इन चारों को हम समझते हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इसको एन से दिखाते हैं। इन नंबर ऑफ सेल को बताता है, नंबर ऑफ सेल को बताता है। ठीक है, या नंबर ऑफ ऑर्बिट को बताता है। किस ऑर्बिट में, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर का पहला ऑर्बिट या पहला सेल, दूसरा सेल, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से जो ऑर्बिट होते हैं, तो इस ऑर्बिट को, जिसको के, पहले को के, एल, एम, एन से दिखाते हैं, या 1 2 3 4 ऐसे दिखाते हैं, तो इसको एन से बताते हैं। और इस ऑर्बिट को क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से दिखाया जाता है, इसको 1 2 3 4 या के, एल, एम, एन इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। किसी ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर n में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा? इक्वल टू एन स्क्वायर, वेयर एन इज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 के लिए, या इसको कैपिटल N से वैसे दिखाना चाहिए। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 के लिए कितने ऑर्बिटल होंगे? तो क्या होंगे? n स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 4। तो देखो, सेकेंड में क्या होते हैं? s और p होते हैं। s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 होते हैं। और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल p में होते हैं। तो टोटल 1 2 3 4। तो जितना उसका n की वैल्यू होगी, उसकी स्क्वायर उसकी ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बताएगा। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको एल से बताते हैं। ये क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंटम को, ये क्या बताता है? उसके एंगुलर मोमेंटम को, किसी इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को बताने वाले टर्म को, बताने वाले क्वांटम नंबर को एजीमुथल क्वांटम नंबर एल कहते हैं। एल की टोटल वैल्यू क्या होती है? एन इक्वल टू 0 टू n-1 तक होती है। जैसे n इक्वल टू 3 में टोटल कितने एजीमुथल क्वांटम नंबर होंगे? तो n इक्वल टू 3 में क्या होगा? l इक्वल टू कहाँ से होगा? n0 यानी 0 1 2 होगा। ठीक है, n की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 3 होती है। तो 3 - 1, n-1 मीन्स क्या होगा? 3 - 1 इक्वल टू 2। तो इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो 0 1 2 होगा। ठीक है, अगर ऐसे दिया जाए n इक्वल टू 5 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू होगी 0 1 2 3 एंड 4 होगी। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे हम, तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करता है, मैग्नेटिक मोमेंट को बताता है। इसको m से हम डिनोट करते हैं, या ml से इसको दिखाते हैं। ml की टोटल वैल्यू कितनी होती? 2l+1 होती। कितनी होती? 2l+1 होती इसकी वैल्यू। अब जैसे अगर L की वैल्यू मीन्स, अगर p ऑर्बिटल की बात की जाए, तो p के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, s के लिए L की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए कितनी होती है? 2 होती है,
और F के लिए कितनी होती है, 3 होती है। एक किसका मैंने वैल्यू बताया, L का। L की वैल्यू S ऑर्बिटल के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 होती है। तो P के लिए 1 होती है, तो टोटल ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, ml की टोटल वैल्यू 2l प्लस 1 होती है। कितना होती है, 2l प्लस 1। तो 2l की वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो टोटल 3 हो जाएगा। तो m जो होता है, m क्या डिनोट करता है, किसको दर्शाता है, ये ओरिएंटेशन को दिखाता है, मीन्स ये ऑर्बिटल को बताता है। m एग्जैक्टली ऑर्बिटल को बताता है। तो ध्यान देना, जो n होता है, n किसको बताता है, ऑर्बिट को बताता है। l किसको बताता है, सबसेल को बताता है। और जो m होता है, ए ऑर्बिटल को बताता है। ठीक है, ये चारों चीजें समझना। एस क्या होता है, उसके रोटेशन को या स्पिन को बताता है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, यहाँ आप इसको नोट कर लो। ठीक है, हम चलते हैं आगे, समझते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर की बात किया जाए, इसको इलेक्ट्रॉन स्पिन या इसको स्पिन क्वांटम नंबर एस से दिखाते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज उसका डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। अगर क्लॉकवाइज उसका डायरेक्शन होता है, मीन्स टोटल पॉसिबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन की टू पॉसिबिलिटी होती है। तो वन डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो हाफ होगी, प्लस प्लस मीन्स क्लॉकवाइज, और माइनस मीन्स हाफ, माइनस दिखाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी एक सिस्टम के टू प्रोबेबिलिटी होंगी, तो वन एक प्रोबेबिलिटी होने के चांस कितना, हाफ। सेकेंड का माइनस हाफ, क्योंकि अगर वो उसके डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक इलेक्ट्रॉन के दो स्पिन हो सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से देखें, अगर हमें दिख ये ऐसे प्रॉब्लम यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना। सोडियम के सोडियम के 11th इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर आप फाइंड करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब sp से पहले जो लिखा होता है n होता है, तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू क्या होगी, s के लिए 0 होगी, m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होती 2l प्लस 1। तो यहाँ क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, m की वैल्यू 1 होगी, और s की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ दिखाते हैं। ठीक है, या माइनस हाफ, जनरली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है तो सबका प्लस हाफ दिखाते हैं, इस तरीके से इसको दिखाते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से हम आपको इसको बताएंगे। लेकिन इतना इजी आपसे पूछा नहीं जाएगा, वो आपसे दूसरा यहाँ से प्रॉब्लम ऐसे पूछ सकता है, N3 माइनस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ फाइंड करो। ठीक है, N3 माइनस मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्या होगा, 1s2 2s2 2p6। तो छठी इलेक्ट्रॉन्स की बात किया है, मीन्स 10th इलेक्ट्रॉन 3, 1 2 3 4 5 6। ये जो इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हमें फाइंड करना है। सबसे पहले p के पहले क्या दिया, 2। तो spdf से पहले जो दिया होता है वो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। l की वैल्यू p के लिए कितना होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू देखो क्या होती है, l माइनस 1 टू l प्लस 1 तक होती है। ठीक है, l की वैल्यू 0 को इंक्लूड करते हुए। तो l की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए l की वैल्यू 1 माइनस 1 0 होगी। दूसरा क्या होगा, 1 माइनस 0 होगी। तीसरा होगा 1 l प्लस 1 यानी 2 होगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी होगी 0 1 2, ये तीन इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, m के लिए l की वैल्यू क्या होती है, माइनस l से प्लस l तक होती है। ठीक है, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, यहाँ तक आप टोटल वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है 2l प्लस 1, और जल्दी ये क्या होते हैं, माइनस l से प्लस l तक की ओर होते हैं। क्या होता है, माइनस 1 0 प्लस 1। तो अगर इसको माइनस 1 0 प्लस 1, तो इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू प्लस 1 आ गई, तो m की वैल्यू प्लस 1। ठीक है,
और क्या होगी, एस की वैल्यू अगर नीचे डायरेक्शन है तो इसके लिए -½ दिखाएंगे, ये क्या हो जाएगा -½ तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और कोई डाउट हो तो आप क्लियरली पूछ सकते हैं।